सूरभ बायो क्लासेस में स्वागत है। और एनसीईआरटी 12th की बुक से जो है चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब करके समझाया जाएगा। और आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और आपको इस चैनल पे वनडे एग्ज़ाम के लिए कम्पिटिटिव जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं और पीसीएस के लिए साइंस के स्पेशल वीडियो अलग से बना के डाले जाएंगे मेरे ही द्वारा। और आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इसके बाद हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो 30% कोर्स कम किया गया है उसके अकॉर्डिंग पहला चैप्टर फ्लावर रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड के लैंग्वेज को 2 टाइप से तोड़ करके इसके डिफरेंट मीन्स होते हैं, जिससे कि जो इसकी डिफिनीशन है वो इसी बायोलॉजी वर्ड में छुपी हुई है, वो हम आपको बताएंगे। तो इसे हम 2 टाइप से विभाजित कर लेते हैं। एक को हम तोड़ते हैं बायो में और दूसरे को तोड़ते हैं हम लोगस में। बायो का मीन्स होता है इंग्लिश में लिविंग। बायो का मीन्स होता है इंग्लिश में लिविंग, जिसे हिंदी में कहते हैं सजीव। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। और इसे हिंदी में कहते हैं अध्ययन करना। मेरे वर्डों के ऊपर आप ध्यान देंगे, वहाँ से सारे क्वेश्चन जो भी वनडे एग्जाम में बनेंगे और तुम्हारे जो इंटरमीडिएट की बुक से जो भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो यहीं से होंगे। तो यहाँ पे बायो का मीन्स होता है लिविंग और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो इसका मीन्स बायो का सिंपली सा निकल रहा है कि जिसमें हम सजीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। अब जो ये बायोलॉजी है इसमें जो लिविंग वर्ड आया है, इस लिविंग वर्ड में प्लांट और एनिमेलिया ये दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो इसकी बेसिक करैक्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जो इनके करैक्टर होते हैं वो डिफरेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिविंग्स हम किस आधार पे कहेंगे, आइए देखते हैं। लिविंग्स में डाइजेशन होना जरूरी होता है, और यहाँ पे रेस्पायरेशन पाया जाता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है, और यहाँ पे जीवों में ग्रोथ होती है, और यहाँ पे उत्सर्जन एक्सक्रीशंस। यदि ये करैक्टर पाए जाते हैं किसी भी जीव में तो इसे हम कहेंगे लिविंग। इसको हम लिविंग के अंतर्गत रख देंगे। इसका मतलब कोई भी जीव होगा यदि उसमें लिविंग के करैक्टर होंगे तो उसमें रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ और डाइजेशन और एक्सक्रीशन जैसे करैक्टर पाए जाएंगे। इसी प्रकार से जो लोगस वर्ड होता है, मतलब इन जो जीव होते हैं, जो भी सजीव, उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, लोगस मतलब क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और ये बायोलॉजी जो है, इस बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेबिरेनस। ये 2 वैज्ञानिक थे और इन्होंने बायोलॉजी टर्म का प्रयोग किया था। और इनके अतिरिक्त जो हमारे अरिस्टोटल जी हैं, अरिस्टोटल जिन्हें अरस्तु कहते हैं, जिन्हें अरस्तु कहते हैं, उनको बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। उनको फादर ऑफ बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। और इन्होंने जो एनिमेलिया हैं उन पे स्टडी की थी, इसलिए इन्हें फादर्स कहा जाता है। आइए हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस, बायोलॉजी की ब्रांचेस देखते हैं।
बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन यदि मेन रूप से देखा जाए तो 2 टाइप से होती हैं। बायोलॉजी की ब्रांचेस की बात की जाए तो 50 से ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो मेन रूप से देखा जाए तो उसमें बॉटनी और जियोलॉजी होती है। जैसे इसमें आता है नेफ्रियोलॉजी और टेक्नोलॉजी, और ये जितनी भी लॉजी वर्ड से स्टार्ट होती हैं वो सब ब्रांचेस ही होती हैं, लेकिन हम बायोलॉजी को 2 टाइप से बांट सकते हैं मेन ब्रांच के रूप में। एक को हम कह देते हैं जूलॉजी, और एक को हम कह देते हैं बॉटनी। तो एक एक करके हम जूलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे और बॉटनी के बारे में इन वर्डों के रूप में जानेंगे। यहाँ पे जो लिखा है जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है जंतु। जू का मतलब क्या होता है? जंतु होता है, या इसे प्राणी भी कहते हैं। और लॉजी, तो लॉजी मतलब क्या होता है कि अध्ययन। मैंने अभी बताया था आपको कि जो लॉजी होता है वर्ड, उसका अध्ययन मतलब जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। और यहाँ पे बॉटनी में जो है हम अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों का। बॉटनी में अध्ययन किसका करते हैं हम? पेड़ पौधों का, मतलब प्लांट का अध्ययन करते हैं। तो जो ये जूलॉजी है, इसके फादर के रूप में अरिस्टोटल को जाना जाता है। अब जो अरिस्टोटल को फादर कह दिया गया, तो उधर बायोलॉजी का भी फादर कहा गया अरिस्टोटल को, और यहाँ जूलॉजी का भी फादर कहा जा रहा है। तो आखिर क्यों कहा? कोई ना कोई तो विशेषता होगी इनकी, जिसलिए इसे हम फादर कहते हैं। तो जूलॉजी में ऐसा होगा कि इन्होंने जितने भी एनिमेलिया थे, इनकी एक पुस्तक थी, किसकी? अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल की एक बुक थी, उसका नाम था द हिस्टोरिका एनिमेलिया। इनकी एक बुक थी। इन्होंने इस बुक में 500 से ज़्यादा स्पीसीज़ों के बारे में, उनके नॉमेनक्लेचर मतलब उनके नाम जो हैं, इन्होंने अब उस बुक में रखे थे। और जीवों के ऊपर स्टडी करना बड़ा हार्ड होता है, और जो प्लांट होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी जो होती है वो जीवों से कहीं इजी होती है। इस कारण से इन्होंने जो द हिस्टोरिका एनिमेलिया थी, उस अपनी पुस्तक में जो ये 500 के आसपास में जो जीव थे लगभग में, उन पे जब इन्होंने स्टडी की थी, तो इसलिए उनकी स्टडी इन जीवों के ऊपर जो की गई थी, इस स्टडी के कारण ही इन्हें बायोलॉजी और जियोलॉजी का पिता कहा जाने लगा। तो जब बायोलॉजी और जियोलॉजी का इन्हें पिता कहा जाने लगा, तो उन्होंने जो ये द हिस्टोरिका एनिमेलिया पुस्तक थी, इसमें क्या होता है कि जो मानव होता है, जैसे हम लोगों का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो इन्होंने इस वैज्ञानिक के जो नेम थे उनको अलग अलग तोड़ करके बताया उस बुक में। तो हम जब ये अभी नॉमेनक्लेचर का आगे चल के हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, तो वहाँ सारे इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे इस बुक के कारण इन्होंने जब 500 जीवों के ऊपर अध्ययन किया, तो इस कारण इन्हें बायोलॉजी और जूलॉजी का पिता कहा जाने लगा। और इधर आ जाते हैं बॉटनी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बॉटनी जो है, इसके फादर के रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है, इनको इसका पिता कहा जाता है। इन्होंने ही एक बुक इन्होंने भी अपनी प्रकाशित की थी, और उस बुक का नाम था द प्लांटेरम ऑफ हिस्टोरिका। और इन्होंने लगभग 500 प्लांट के बारे में स्टडी की थी। तो जो इन्होंने स्टडी की थी 500 प्लांट्स के बारे में, उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब उनकी बाह्य आकार के, जैसे जड़, तना, पत्ती, और उनमें क्या सेक्रीशंस हो रहे हैं, क्या रेस्पायरेशन हो रहे हैं, क्या ग्रोथ हो रही है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया था। तो जो ये अध्ययन किया था, इस कारण इन्हें बॉटनी का फादर कहा जाता है। किसे बॉटनी का फादर कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने जियोलॉजी और बॉटनी और बायोलॉजी तीनों वर्ड को कंपाइल करके देख लिया कि क्यों इसे कहा जाता है और इसके फादर्स कौन हैं, इस शब्द का प्रयोग कौन से किन्होंने किया। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको 1 मिनट का रिवीजन करवा देते हैं। जो बायोलॉजी लिखा है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और जो ये बायोलॉजी वर्ड दिया गया था इसमें जो लिविंग और स्टडी करने के लिए मैंने बोला था कि बायो का मीन्स होता है लिविंग और स्टडी मतलब होता था अध्ययन करना। तो लिविंग के अंतर्गत जितने भी मैंने पार्टों को बताया वो भी आप यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आपको पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी इंटरमीडिएट की जो बुक है उसमें दिया गया है उसके बारे में हम आपको आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे पहला जो है टॉपिक प्लांट में रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग, यानी कि जो प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम सब बहुत कॉमन सा एग्जांपल देखते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब एंजियो जो स्पर्म होते हैं वहाँ पे वो जो प्लांट उसमें पाए जाते हैं उनमें ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड प्रयोग किए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जो भी प्लांट आते हैं उनको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो उसमें 2 स्टेजेस होती हैं, उनको हम अभी आपको बताएंगे। पहली स्टेज स्पोरोफाइट, पहली स्टेज स्पोरोफाइट होती है और दूसरी स्टेज जो है गैमीटोफाइट होती है। दूसरी स्टेज जो है वो गैमीटोफाइट होती है। तो यहाँ पे दोनों ये जो स्टेजेस होती हैं ये फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब जो भी फ्लावर्स में एक्टिविटी होती हैं वो इनमें क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित होने के कारण होती है। तो सबसे पहले स्पोरोफाइट, ये एक एंजियोस्पर्म की फर्स्ट स्टेज होती है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n होते हैं, इसी कारण इसे हम डिप्लॉयड कहते हैं। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। और यहाँ पे गैमीटोफाइट में n क्रोमोसोम्स होते हैं इसलिए हम इसे डिप्लॉयड कहते हैं। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्पोरोफाइट क्या होते हैं। तो आपको बताना जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें फर्स्ट स्टेज होती है उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और यह विकसित स्टेज होती है और इसमें 2n क्रोमोसोम्स होने के कारण इसे हम इसे हम क्या कहते हैं, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। डिप्लॉयड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। इसे हम डिप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल मतलब n पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता था, 2n, और यहाँ क्या पाया जाएगा, n। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हैप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। हैप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। यहाँ पे हम हैप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है अल्टरनेट इन जनरेशन, मतलब पीढ़ी जो होती है उसका एकांतरण, मतलब पीढ़ियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे के बाद कैसे आती हैं, तो उसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो जो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड स्टेज का आना ही अल्टरनेशन इन जनरेशन कहलाता है। तो ये इसका बेसिक जो एंजियोस्पर्म में होता है स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, इसके बारे में आप लोगों ने
अभी अध्ययन किया। अब हम आते हैं फ्लावर रिप्रोडक्शंस जो होता है उसके क्या पार्ट होते हैं, उनमें क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, क्या उनकी मॉर्फोलॉजी होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं फ्लावर रिप्रोडक्शन, फ्लावर रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे फ्लावर जो रिप्रोडक्शंस होता है उसके आप हर एक विभिन्न प्लांट्स के जितने भी पार्ट उस फ्लावर के होते हैं उसके बारे में हम अलग अलग से स्टडी करेंगे। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं फ्लावर का। देखते हैं ये फ्लावर का डायग्राम है और यहाँ पे अभी एक पार्ट के बारे में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे ये जो है ये हमने जो ओवेरी बनाई है, ओवेरी मतलब अंडाशय, अंडाशय हमने ये बनाया है जो फ्लावर होता है उसका। और ये जो पार्ट है यहाँ पे जो मैं ये टिप कर रहा हूँ इसे हम थैलेमस कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। और ये जो पार्टिकल निकले हुए हैं, ये जो पार्टिकल निकला हुआ है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एंथर कहेंगे। क्या कहेंगे? एंथर। इसे हम क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे। और एंथर के बाद जो निकलने वाली संरचना होती है, एंथर के बाद जो निकलने वाली संरचना होती है इसको हम पेटल कहेंगे। इसको हम पेटल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे। और ये यहाँ पे जो ये संरचना आपको दिख रही होगी, ये जो मैं बना रहा हूँ इसे हम कहेंगे, इस संरचना को हम कहेंगे पेडिसेल। क्या कहेंगे? पेडिसेल। ये जो संरचना मैंने बनाई है इसे हम एंथर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एंथर। ये हमारी क्या है? एंथर। ये क्या है हमारी? एंथर। ये संरचना क्या कहलाएगी हमारी? एंथर कहलाएगी। एंथर। यहाँ पे हम देखते हैं इसके पार्टों के बारे में। तो ये जो हमारी है इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा है सेपल। क्या है? सेपल। इसे दूसरा इसका नेम जो है आपको बुकों में मिलेगा कैलेक्स। क्या मिलेगा? कैलेक्स। इसके बाद ये आती है, इसका नाम होता है पेटल। अब इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो होता है ये हमारा होता है एंथर। ये एंथर होता है। और यहाँ पे हमारी स्टाइल होती है, स्टाइल होती है। और ये हमारा फिलामेंट होता है, ये हमारा फिलामेंट होता है। और ये हमारी ओवरी होती है। क्या होती है? ओवरी होती है। और ये हमारा क्या होता है? थैलेमस। क्या होता है? इसे हम बोलते हैं थैलेमस। ये कौन सी संरचना मैंने अभी आपको बताई थी? पेडिसेल। कौन सी? पेडिसेल। हमने देख लिया इतना स्टाइल। ये हमारा जो पार्टिकल होता है यहाँ पे, ये हमारा है स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। ये हमारा कौन सा पार्टिकल है? स्टिग्मा। आपने देखा ये स्टिग्मा क्या है? ये ऊपरी पार्ट कौन सा है? स्टिग्मा। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक द्रव के रूप में भरा रहता है। द्रव के रूप में भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लासेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं। और यहीं पे एक ये जो उभरी हुई संरचना होती है, ये उभरी हुई संरचना जो होती है इसे हम ओवूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवूल। और ये जो
पार्टिकल होता है ये बाहरी पार्टिकल, ये वाला, इसे हम बोलते हैं लोकूल। इसे हम क्या बोलते हैं? लोकूल, लोकूल बोलते हैं। अब हम एक एक जो इसका पार्ट है उनके बारे में स्टडी करेंगे, आपको समझाएंगे, आप बने रहिए थोड़ी देर, और जो है पूरी फिजियोलॉजी, प्लांट फ्लावर की फिजियोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जो ये पुष्पासन होता है यानी थैलेमस जो होता है, ये कहाँ? पेडिसील, मतलब ये सबसे वाला लास्ट वाला नीचे वाला भाग कौन सा है? पेडिसील है आपका। और ये जो पेडिसील पार्ट होता है इसके ऊपर थैलेमस जो होता है, वो थैलेमस इसके ऊपर ही देख लीजिए, बिल्कुल ये पेडिसील नीचे, सबसे नीचे क्या होता है? पेडिसील। पेडिसील के ऊपर क्या रखा हुआ है? ये थैलेमस रखा हुआ है। और थैलेमस के ऊपर तुरंत पार्टिकल जो है तुम्हारा प्लेसेंटा, यहाँ पे प्लेसेंटा जो है ये द्रव के रूप में प्लेसेंटा इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है पुष्प में, क्योंकि जो ये प्लेसेंटा होता है इस पुष्प को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, जिससे जो जो ये पुष्प होता है इसमें डेवलप बहुत जल्द ही होने लगता है। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है इसका वर्क क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो फ्लावर होता है वहाँ प्लेसेंटा जो होता है उसका वर्क क्या होता है, तो बताएंगे हम। वो जो प्लेसेंटा होता है वो पोषण का कार्य करता है। तो ये जो पोषण का कार्य है ये कौन करता है? प्लेसेंटा। अब यहाँ पे ये जो ओवरी है, ये ओवरी कहाँ पे? थैलेमस के ऊपर टिकी हुई है। ओवरी कहाँ पे है? थैलेमस के ऊपर टिकी हुई है। अब ये जो ओवरी है इसका जो ये वाला पार्ट होता है सक्रानुमा, ये सक्रानुमा पार्ट होता है, वो ये जो नली टाइप से बना हुआ है ये क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। और स्टिग्मा कहाँ है? ऊपरी पार्ट। अब इसके हम बाह्य पार्टों से एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला हमने क्या बताया, जो ये हमारा थैलेमस है किसके ऊपर टिका हुआ है? पेडिसील के ऊपर। किसके ऊपर टिका हुआ है? पेडिसील के ऊपर टिका हुआ है। और पेडिसील के बाद जो हमारा सेपल, जिसे हमने अभी कहा था कैलिक्स, कैलिक्स का ये वर्क होता है ये फ्लावर्स में, कि ये जो फ्लावर्स होता है जो इसके संवेदी अंग होते हैं इनको ये सपोर्ट करता है, मतलब किसी प्रकार के बाह्य जो मतलब जो इसे क्षति होती है फ्लावर को वो नहीं होने देता है। तो इसलिए जो कैलिक्स होती हैं इन्हें ये बाह्य मतलब बाह्य बचावट करता है। जैसे मैंने अभी इसके बारे में जो है दो टाइप से, इसमें जो मेन पार्ट होते हैं इसमें होता है एंथर, मतलब एंथर होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम, दो टाइप से। तो इसमें जो इसके पार्टिकल होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताए दे रहे हैं, यहाँ पे एक्सेसरी होता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव, और दूसरा होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव। तो जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव होता है उसमें क्या आता है कि बाय जो फ्लावर्स की रक्षा करते हैं उनको हम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या हमने बताया आपको, सेपल बताया जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। तो ये किसमें? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सहायक अंग होते हैं किसी पुष्प के। और इसके बाद जो ये पेटल है, पेटल, इसे कोरोला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कोरोला कहते हैं, इसे कोरोला कहते हैं या पेटल कहते हैं। तो ये जो है ये प्लांट्स को क्या करते हैं? ये प्लांट को कवर करते हैं, मतलब प्लांट की हेल्प करते हैं, किसी प्रकार से इनको क्षति नहीं होने देते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि जो सेपल है वो प्लांट में उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो फ्लावर्स को क्या करता है? वो फ्लावर्स को सेफ्टी प्रदान करता है। इसके बाद हमारा आता है पेटल। पेटल भी क्या करता है? इस जो फ्लावर होता है उसे सहायता प्रदान करता है, मतलब जो है उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं होने देता। अब आ जाते हैं हम एंथर के बारे में समझते हैं। हमने अभी तक सेपल के बारे में और पेटल के बारे में पढ़ लिया, जिसे हम कैलिक्स और कोरोला कहते हैं। अब जो है हम एंथर के बारे में देखते हैं। तो जो एंथर होता है, एंथर को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। मतलब जो ये एंथर होता है इसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। लेकिन यदि बात करें ओनली एंथर की तो इसे दो भागों में बांटा गया है, 1 और 2। यहाँ पे क्या होता है कि पोलन ग्रेन भरे रहते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन अलग से पूछता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, पीसीएस में, और क्या कहते हैं ये CAIPMT में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंड्रोसियम होता है,
जो एंड्रोशियम होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? तो एंड्रोशियम के हम 3 पार्टों के बारे में देखते हैं। वहां पे तीनों पार्ट करके दिया होता है और क्रम में आपको लगाना होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एंथर। एंथर। दूसरा कौन सा है? फिलामेंट। फिलामेंट। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? कनेक्टिव। कौन सा है? कनेक्टिव। ये तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम। क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम। ये तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम बनाते हैं। तो जो एंथर होते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन, मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं, परागकोश जिसे परागकण कहते हैं, जो परागकण होते हैं यहाँ पे ये उभर जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं यहाँ पे। और ये जो पराग कण होते हैं ये एंथर में प्रेजेंट रहते हैं। और जब ये एंथर में प्रेजेंट रहते हैं तो ये कौन सा चरण हो गया? ये तीसरा चरण हो गया। मतलब सेपल पहला, पेटल दूसरा और एंथर मतलब एंड्रोशियम वाला पार्ट कौन सा? तीसरा। अब हम चौथे चरण की बात करते हैं। चौथा चरण जो होता है यहाँ पे गायनोशियम होता है। कौन सा? गायनोशियम। कौन सा होता है? गायनोशियम। गायनोशियम के अंतर्गत ये जो है ये ओवरी आती है। ओवरी आती है और जो ये ओवरी होती है इसको 3 पार्टों में बांटा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओवरी होती है गायनोशियम में, गायनोशियम में जो ओवरी होती है, इसे कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 पार्टों में बांटा गया। कौन कौन से? आप देख लीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। ये 3 पार्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गायनोशियम मतलब जो गायनोशियम ओवरी होती है उसको कितने पार्टों में बांटा गया? तो हम बोल देंगे 3 पार्टों में, एक स्टिग्मा और एक ओवरी और एक स्टाइल। ये यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी का जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है इसे वर्तिकार्ग कहते हैं। तो जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, जो इसके एंथर होते हैं, ये यहाँ से आकर स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। ये यहाँ से आकर कहाँ आते हैं? स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं और यहीं से स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद ये यहाँ से उतरकर इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये धीरे धीरे यहाँ आकर यहाँ पे ओवूल, मतलब ओवूल के साथ क्या हो जाते हैं? इसके साथ ओवूल के साथ मिल जाते हैं। और ये ओवूल के साथ मिलने के बाद एक क्लियर फ्लावर तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने फ्लावर रिप्रोडक्शन के बारे में बात की और हमने इसके बारे में पढ़ा। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं इस पर कंटिन्यू आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा और इसके आगे का जो है आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।